2018 में TV9 नाम की एक संस्था को लॉन्च किया गया और उसके संपादक CEO साउथ के थे, हैदराबाद के, और उससे मैं जुड़ा। विनोद कापड़ी उसके प्रधान संपादक थे और एक सहयोगी थे। हम सब लोग उसके हिस्सा बने, एक नई टीम बनी और लगा कि जो हमें आज़ादी है उस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए जितना बेहतर कर सकते हैं करें। हुआ ये कि उसमें इनॉग्रल फंक्शन में वेरी फर्स्ट डे प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री मोदी से मैं सिर्फ एक बार कहीं मिला था, बहुत पहले, सामूहिक तौर पर मेरा कोई परिचय नहीं। और थोड़ी मेरी कमी और कमजोरी है कि मैं 30 सालों में नेताओं से मैं नहीं मिला, नहीं मिलता हूं। यूपी चुनाव के दौरान 50 नेता मंत्री मैं बचता रहा, बचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बार निजी रिश्ते आपको ऐसे मौकों पर प्रभावित भी करते हैं और आपको मुश्किल में भी डालते हैं। आपको कॉल्स भी आ सकती है कि आप ये क्यों चला रहे, तो मैं नहीं मिलता हूं। ये मेरा नुकसान भी है, क्योंकि उससे होता है कि मेरे निजी तजुर्बे बाकी तमाम लोगों से बहुत कम है, लेकिन वही मेरी स्ट्रेंथ है जो भी। खैर, तो प्रधानमंत्री आए और उसके बाद बाहर उन्होंने जो 3 लोगों ने रिसीव किया, मैं नहीं था, मैं अंदर था। चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें अंदर एक मीट एंड ग्रीट सेक्शन होता है, PM को वहां आना था और स्टेज पर जाना था, और मैं उस दिन के सारे डिबेट का, मैं ज्यादातर शोज का मैं होस्ट भी था। बाहर उनको जब रिसीव किया गया तो एक अंदर से ऐसे ही जो लाइव यूनिट थी, कैमरा टीम, जल्दबाजी में मैंने ही बाहर भेजा। वो तेलुगु की टीम थी, अंदर से वो लाइव कर रही थी तेलुगु चैनल के लिए। मुझे भी पता उस समय नहीं था कि लाइव है, या पता भी होता तो क्या पता था कि वहां क्या निकलने वाला है। मैंने कहा जल्दी जाओ, PM बाहर आ रहा है। वो बाहर गया, लाइव था तेलुगु टीम से कनेक्टेड, और उस पर उन्होंने मिलते ही कहा, जो हमारे CEO थे उनको, कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है। और कहते हुए उनकी एंट्री हुई और वो वीडियो वायरल हुआ कुछ देर बाद। लेकिन उसके बीच की कहानी, अंदर आए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अंदर हूं। एक हॉल में 10-15 ऐसे लोग थे जिनसे उनको मिलवाया जाना था, जो फॉर्मेलिटी होती है उसमें। चैनल के CFO या एक 5-6 एंकर्स जो भी थे। सबसे आखिर में मैं था। जैसा कि मैंने कहा, स्वभाव था मैं थोड़ा दूर रहता हूं। मैं एक्चुअली बचना भी चाहता था। फिर मुझे कहा गया कि आप अगर नहीं वहां रहेंगे तो ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होता है, लगेगा कि आप PM से भी नहीं मिले। तो मैं सबसे आखिर में था। मिलते हुए ऐसे आए, सबसे मिलवाया जाता रहा। मेरे पास पहुंचे, मुझसे उनका परिचय कराया गया कि अजीत अंजुम है। उन्होंने मेरी आंखों में आंख डाली, कंधे पे हाथ रखा, 2-3 सेकंड का है या 5 सेकंड का होगा। उन्होंने कहा, अच्छा दूसरे वाले आप ही हो। और ये जब ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए पहली बार मैं किसी सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, दूसरे वाले आप ही हो। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या कर रहे सर, क्या सर, क्या कर रहे, ऐसे कुछ बोला मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पहले वाला कौन और मैं दूसरे वाला क्यों। और जिस आदमी से मिला नहीं, देश का PM, मुझे क्यों कर रहा है दूसरे वाला हो, अब मैं पहले वाला क्यों नहीं हूं, जो भी है। तो मैं थोड़ा चौंका, क्या कर रहे सर, बस मेरा यही आंसर था। वो 1 सेकंड उन्होंने देखा और उसके बाद स्टेज की तरफ जाना था, स्टेज की तरफ बढ़े। मैं भी स्टेज की तरफ बढ़ा, बस अपसेट माइंड हो गया कि क्या हुआ। स्टेज की तरफ जब पहुंचा, ऐसे 25-30-40 फीट से वो स्टेज पर गए, तभी विनोद जो थे, वो चूंकि वो बाहर थे, वो आए, बोले बाहर कुछ हुआ है, बताता हूं आपको। तब मेरी बेचैनी लगी हुई कि बाहर क्या हुआ। अब सामने ऐसे बैठ गए, यहाँ प्रधानमंत्री, हम लोग पहली लाइन में। अब मेरी बेचैन, मैं उनको सुनी नहीं, लॉस्ट, कि दूसरे वाला मैं हूं तो पहले वाला कौन है और हुआ क्या है। तो अब मैं पूछ भी नहीं सकता। और मैंने देखा कि, और इसलिए यह बहुत अहम मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कितना रिसर्च करता है आदमियों के लिए, या प्रतिरोध की उन आवाजों के लिए, जो आवाज इस 130 करोड़ की जनता में शायद नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह, लेकिन वो आवाज भी उस शख्स को परेशान करती है जो इस 130 करोड़ देश आबादी वाले मुल्क का प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु भी है, दुनिया का सबसे ताकतवर है। तो मैं ऐसे सामने बैठा हूं, हूबहू मैं वर्बेटम बता रहा हूं, पहली बार। अब मेरे भीतर खलबली मची, बोलना उन्होंने शुरू कर दिया। जो भी 2 TP लगा हुआ था, इधर और इधर देखते हुए शुरू हो गया जो भी। अब मैं वहां पूरी तरह से एब्सेंट, और उन्होंने 1-2 बार कुछ ऐसी बातें भी कही कि लोग तालियां भी खुलकर नहीं बजा रहे, कुछ ऐसा भी उन्होंने कहा। क्योंकि मैं सामने बैठा था तो लगा मुझे ताली बजानी चाहिए क्या। खैर, जब वो चले गए तब मुझे पता चला, बताया गया कि बाहर ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब पहले वाले विनोद जो बाहर मिले, दूसरा वाला मैं। तो फिर सोचा ये पहले वाले दूसरे वाले मतलब हमने किया क्या है।
तो उसके बाद कुछ देर के बाद बताया गया, पता चला मुझे कि पूरा आपका डोजियर बना है पीएमओ में कि आप क्या क्या ट्वीट करते हैं, क्या क्या आलोचना करते हैं। उस डोजियर के आधार पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ है कि आप दोनों लोग एंटी पीएम, एंटी बीजेपी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो भी है, वो आए थे, उनको लाया गया था या इनवाइट किया था, वो दूसरे लोग थे। मेरी भूमिका एक शो करने तक सीमित थी, बस। खैर, तो उसके बाद मुझे ये लगा कि एक प्रधानमंत्री अगर आकर किसी चैनल के समारोह में चैनल के मालिक को अगर कह दे, और वो मालिक अंबानी और अडानी भी हो, कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में मुझे गाली देना है, आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये मानेगा कि उसके बाद भी अंबानी या अडानी उस आदमी को 24 घंटे के भीतर बाहर का रास्ता न दिखा। कोई भी आदमी होता तो उसको उसी दिन इस्तीफा देना पड़ता। पीएम का इतना कहना बहुत बड़ी बात। अब इसमें दो संकेत हैं, एक कि प्रधानमंत्री मोदी प्रतिरोध की आवाज या विरोध की आवाज या असहमत आवाज, मैं तो असहमत आवाज करता हूं, मैं कोई प्रतिरोध की आवाज भी नहीं था, मैं आज भी नहीं मानता, क्योंकि मुझसे बड़ा काम करने वाले बहुत लोग हैं और मुझसे 20 टाइम्स ज्यादा प्रतिरोध की आवाज हमारे सामने सिद्धार्थ वरदराजन जी बैठे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने कोई गुजरात दंगा कवर नहीं किया, उस समय मैं शायद प्रोडक्शन हाउस में था, डीडी के लिए शो बनाता था। मैं कोई 300 आर्टिकल नहीं लिखे, मैंने आकाश पटेल की तरह मोदी ईयर्स पे कोई किताब नहीं लिखी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि कुछ लेख मेरे छपे थे और उसमें से कुछ लेख सिद्धार्थ वरदराजन जी के वायर में भी छपे थे। न खाऊंगा न खाऊंगा। कहने का आशय यह है कि प्रधानमंत्री एक छोटे से हिस्से में अपनी आवाज से प्रभावित करने वाले शख्स, जिसका दायरा किसी एक लेख या दो लेख या ट्विटर के कुछ रीट्वीट और लाइक्स तक सीमित हो, जो मैं कहता हूं लाखवां हिस्सा भी उनके समर्थकों की फौज के बराबर ना हो, शायद करोड़वां हिस्सा भी नहीं हो, वो आदमी भी उन्हें इतना परेशान करता है या उन्हें इतना बेचैन करता है कि वो अपनी जुबान से उसको कहते हुए नहीं चूकते हैं कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जिनके ब्लड में गाली देना। गाली एक अतिरंजना का तरीका है, आलोचना को गाली कहा जाता है। मुझे तो गालियां मिल गई, तो मैंने उस दिन से तय किया कि अब तो चुनाव होगा, मुझे ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा ही, चुनाव के बाद कुछ और असहज स्थितियां हुई, कुछ और चीजें हुई, छोड़ा, स्वैच्छिक तौर पर छोड़ा। लेकिन होता है कई बार वक्त ऐसा होता है जब लगता है कि बहुत सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और वहां से कोई दूसरा दरवाजा खुलता है। और जैसा कि मैंने मनीषा जी ने अभी कहा, शुक्र है मनीषा, वैसे आपने इतनी बार अजीत जी कहा कि मुझे भी लग रहा है कि मैं अपने नाम के साथ अजीत जी में लगाने लगा। तो अचानक मोबाइल लेकर मैं एक सुबह 22 की रात ताली थाली बजते हुए अपनी पूरी सोसाइटी में देखी। बालकनी से मैं भी देख रहा था, थोड़ा मेरा फ्लैट ऊपर है 12वीं मंजिल पर। बहुत परेशान थे कि अगर ताली थाली आज मैंने नहीं बजाई, पूरे कैंपस से आवाज आएगी और दिखेगा सिर्फ इसी घर से नहीं आ रही है, तो पता नहीं अगले दिन क्या होगा। तो मैं बालकनी में जरूर खड़ा था, ऐसे उपक्रम करते हुए कि आपके साथ मैं भी शामिल हूं। चलो, उसके बाद 24 को जो हुआ लॉकडाउन का फैसला ऐलान, 25 की सुबह में वॉक करते हुए मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी थी कि मैं जाकर देखूं क्या हो रहा है। और उसके बाद मैं ट्रैक सूट में, जैसा कि कहा, मोबाइल लेकर गया और जो भी मैंने देखा, मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं ट्विटर पर वीडियो डालना शुरू किया, उसका कुछ असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ, या लोगों ने उसको तवज्जो दिया या रीट्वीट किया, और वहां से 10 दिन बाद मैंने उस पर यूट्यूब चैनल बनाया। ये मेरी बात थी। लेकिन मेरी बात से ज्यादा मायने क्या रखती है कि इस दौर में मुश्किल ये हो गई है कि हर मीडिया संस्थान में, मैंने शुरू में जैसा कहा, मालिक और ये तो थे रहे होंगे, नीचे जो चीजें बदल गई है उसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने करीब से देखा है, आज भी अपने नंबर चेक करते हुए कि यहाँ के लिए किसी को बुला सकता हूँ, चेक करते हुए देखा तो फिर देख लिया, वो सारे लोग ऐसे हो गए कि चलते फिरते नफरती पुतले हैं। उन्हें एक धर्म विशेष से नफरत है, उन्हें मुसलमानों से नफरत है, वो सनातनी हो गए, वो त्रिपोलधारी हो गए। 2014 के पहले जिनको कभी मंदिर जाते नहीं देखता था, मुझे थोड़े वामपंथी सोच के भी लगते थे, हालांकि मैं वामपंथी नहीं हूं, मैं बीच में मानता हूं अपने को, लेकिन वो सोच के नहीं थे। वो पता चला आज यहाँ वाराणसी जाकर इतना टीका लगाकर फोटो ट्विटर पर रोज डालते हैं, कोई वहां से डाला को पता ही नहीं चल रहा है कि मोदी जी कब गए और ये कब गए और ये कब गए और ये कब से। ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि फर्क नहीं पता चलता है कि महामंडलेश्वर है,
ये सनातनी है, ये मीडिया के पता नहीं क्या है। ये स्थितियां ऐसी खतरनाक है जो मैंने यूपी चुनाव के दौरान 7 महीने गांव-गांव शहर-शहर घूमते भी महसूस किया है, किसान आंदोलन के समय भी महसूस किया कि कैसे एक तबके ने बड़े तबके ने कैसे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही या न जाने क्या क्या कहा। शायद उन सब से मुझे ताकत मिली कि मैं किसान आंदोलन में गया। एक दिन नहीं, 1 साल तक, जब तक आंदोलन था, 1 साल नहीं, 1 साल से ज्यादा, शायद कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं गया। होली के दिन भी, दिवाली के दिन भी, हर दिन सुबह, रात, दोपहर, बारिश में, पूरी रात किसान आंदोलन में रहा। और उससे मुझे लगा कि ये आवाज पहुंचनी चाहिए, जो कहीं आवाज उस तरह से नहीं पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि टेलीविजन का शक्ल समय समय पर जरूर बदला है, लेकिन किसान आंदोलन में वो सारे एलिमेंट थे जो अगर टेलीविजन के एलिमेंट के हिसाब से देखते तो लोग उसको दिखाते। अगर वो दौर 2014 के पहले होता, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ या जैसे जनता पर अनशन हुआ या जैसे रामलीला मैदान में अनशन हुआ। लेकिन चूंकि वो किसान जो आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी थे, चूंकि वो किसान मोदी की सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने बैठे थे, इसलिए उस आवाज को कुंद करने या उस आवाज को स्पेस न देने की कोशिशें हुई। और शायद हमें इसलिए सराह लिया उन्होंने, या सुनाई तो, किसी ने दिखाई तो। छोटी सी दो मिसालों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। दो जिसने मुझे लगा मेरे भीतर ताकत देता है कि चाहे जो भी हो, हमें जो मैं कर पा रहा हूं करूं। और एक कैरेट के साथ कि मैंने बार-बार ट्विटर पर लिखा है, जब भी घेराबंदी होती है, एक बार भी 30 साल की पत्रकारिता में किसी भी सरकार के वक्त, और सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज नहीं कहीं पहुंचती। कहीं मैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के कवरेज के दौरान 26 जनवरी के बाद जब लगा किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और उनकी आवाज दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि 26 जनवरी का प्रदर्शन हुआ और सारे चैनल पर ऐसा माहौल बनाया गया। और एक चैनल के एंकर ने लिख भी दिया कि आज आखिरी शाम है। 28 जनवरी वो तारीख थी जब वो किसान आंदोलन फिर उठ खड़ा हुआ, वजह आप जानते हैं। 29-30 तारीख को या 1-2 दिन बाद मैं गाजीपुर बॉर्डर पर, चूंकि मैं सुबह से रात तक यही तीनों सीमाओं पर ज्यादा रहता था, दिन भर घूमता था, और मैं था और सामने बहुत सारे 500-1000 किसान यहां से वहां तक लाइन लगाकर सुन रहे थे। भीड़ में था, मैं मास्क लगाए हुए था जानबूझकर, चूंकि कई बार काम करने में आपको दिक्कत होती है। और एक सरदार जी बैठे थे और नीचे बैठे थे, और मैं मंच पे बहुत भीड़ थी। और उसके बाद मैं सामने मंच से मैं सिर्फ सुनने की कोशिश कर रहा था कि मंच पे हो क्या है। मेरे कैमरा सहयोगी मंच के आगे थे और वो अचानक पीछे से ऐसे नीचे से आवाज आई, मतलब पैर में किसी ने थप्पा मारा। मुझे लगा क्या हुआ, तो नीचे देखा तो एक सरदार जी बैठे और उनका एक पैर कमर के पास से नहीं है, बैसाखी रखी है, मतलब वो बैसाखी पर चलते होंगे। तो मुझे लगा शायद मेरे सामने रहने से उनका जो आई व्यू है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो देख नहीं पा रहे मंच को। तो मैंने झुक के हटने की कोशिश की, तो उन्होंने, सरदार जी ने सिर्फ मुझे कहा कि नहीं, मेरे इस पे इशारा करते हुए कि आप इस पे चढ़ के उधर चले जाओ। मैंने कहा कि सर मुझे उधर नहीं जाना है, मैं सिर्फ यहां सुनने के लिए आया। उसके बाद जो उन्होंने कही ना कि आप मेरे कंधे पर पैर रखकर उधर चले जाओगे ना, तो मुझे लगेगा वाही गुरु ने मुझ पर कृपा की। ऐसी 50 कहानियां, 50 तजुर्बे मुझे हैं जो मुझे ताकत देते हैं। तो गले मिलकर 80 साल का, 75 साल का आदमी आता है, रोने लगता है, भावुक होता है, तो मुझे लगता है मैंने कौन सा ऐसा काम किया, नहीं किया। सही कह रहे हैं, नहीं किया। वो काम था जो बुनियादी किसी रिपोर्टर को करना था, करना चाहिए था। तो उन्हें ये लग रहा है कि उनकी ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही है कहीं। शायद उन्होंने मोहब्बत की। मैं अभी रास्ते में अपनी टीम को दिखा रहा था, किसी ने मेरे YouTube पर लिखा, नीचे कमेंट में आते हुए मैंने दिखाया लड़कों को कि मैं छोटा सा मजदूर हूं, मेरे पास कोई पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं बेटे की साइकिल बेचकर आपको डोनेट करना चाहता हूं। बेटे की साइकिल बेचकर, ये कहानी नहीं है, ये फैक्ट है जो आज ही है मेरे YouTube पर। ऐसे बहुत लोग लिखते हैं। मैंने उनको जवाब दिया कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपसे संवाद करूंगा, बात करूंगा, मैं आपकी कोई मदद कर सका तो मैं करूंगा। ऐसे 50 सैकड़ों लोग मैसेज करते हैं, फोन करते हैं। भावुक होता हूं, लगता है कि नहीं, जिंदगी में हो सकता है, जैसे कोई एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, हो सकता है कुछ बेवफाई हमसे भी हुई हो, लेकिन जब जागे तब सवेरा, हो सकता है मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊं जिंदगी में। जब लोग रिटायर करते हैं, 56 साल मेरी उम्र है, 3 साल कम मनीषा ने बताया सर्टिफिकेट में, यहां से कुछ अच्छा करूं तो मेरे लिए ये री इनकारनेशन है। बुद्धिस्ट मानते हैं पुनर्जन्म, तो मैं मानता हूं ऐसे पुनर्जन्म। नमस्कार।